नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हमारी करंट की क्लास लगातार कंटिन्यू चल रही है, तो हमारी टीम ने टॉप 10 क्वेश्चन डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराने के लिए जो प्रयास किया है, और ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्ज़ामों को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, हेल्पफुल सिद्ध होंगे। इन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको इनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता हूँ, और इसका PDF पूरा का पूरा PDF आपको हमारे YouTube चैनल के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को में भी इसका PDF आपको प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल फ्री। और इसके अलावा ये हमारे YouTube चैनल में यूपी स्पेशल यानी यूपी के एग्ज़ामों को देखते हुए, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, बंदरुआ का एग्ज़ाम होने वाला है, एक यूपी स्पेशल सीरीज़ भी चलाई जा रही है, और उनके साथ साथ शीघ्र ही यूपी PCS के क्वेश्चंस पेपर, प्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो प्रैक्टिस कराई जाएगी और उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा सुबह का करंट का क्लासेस रहता है, उसमें हम लोग पूरे दिन भर के टॉप 10 क्वेश्चनों का एक कॉम्बो तैयार करते हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल, सहायक सिद्ध होगा। तो उसी की सीरीज़ में, उसी की कड़ी में हम लोग आज का करंट अफेयर देखते हैं। और आज के करंट अफेयर में हम लोगों ने देखना है टॉप 10 क्वेश्चन, जो कल क्या क्या टॉप 10 घटनाएं घटी, उन पर आधारित कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। इसके साथ ही आप इन सब प्रश्नों को लगातार हमारे YouTube चैनल पर सुनते रहिए, देखते रहिए, और उसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसका PDF ले सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ओके बच्चों, देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारे बजट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने 1 फरवरी 2023 को अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। तो उस बजट में क्या किया गया है, जरा इसके बारे में देखें। तो जरा देखें, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए पहली छमाही में कितने लाख करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना बनाई है। अब ऋण लेती है सरकार, ये आपको पता है, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसका आंसर बच्चों होगा 8.8 लाख। कितना होगा? 8 ठीक है, क्या आंसर होगा? 8.8 लाख करोड़ रुपीस। जरा इसको देखते हैं। केंद्रीय बजट ने वर्ष 2023 वर्ष में अनुमानित 15.43 लाख करोड़ रुपए के सकल बाजार की पहली छमाही में H1 यानी हाफ ईयरली में 8.8 लाख करोड़ रुपए, यानी टोटल कितना 57.755 ऋण लेने की योजना बनाई है। अब जरा देखिए कि इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि ऋण को 3, 5, 7, 10, 14 और 23 और इसके साथ साथ 40 साल की प्रतिभूतियों के तहत बांटा जाएगा। यानी जो ऋण लिया जाएगा उसकी आपको प्रतिभूतियां दी जाएंगी, ठीक है। और वो क्या होंगी? वो 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए और 40 वर्ष के लिए होंगी, ठीक है। विभिन्न परिपक्वताओं, यानी जब आपकी प्रतिभूतियां, आपकी डिपॉजिटरी कंप्लीट हो जाएगी तो उनमें 3 वर्ष के लिए 6.31%, 5 वर्ष के लिए 11.71%, 7 वर्ष के लिए 10.25% और 10 वर्ष के लिए 20.50%, 14 वर्ष के लिए 17.57% और 30 वर्ष के लिए 16.10% और 40 वर्ष के लिए 17.57 यानी 17.57% ऋण दिया जाएगा, यानी उस पर ब्याज दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में यानी H2 तिमाही में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यानी दूसरी तिमाही में क्या जारी किया जाएगा? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। और इन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की जाएगी जिसमें रिडेम्पशन प्रोफाइल को आसान बनाने के लिए सरकार स्विच ऑपरेशन जारी रखेगी। यानी सरकार लगातार उसमें तब्दीली करती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नीलामी अधिसूचना में शामिल प्रत्येक प्रतिभूति में क्या होगा? 2000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि सदस्यता
2,000 रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने के लिए सरकार ग्रीन शू यानी नए निवेशकों को जोड़ने का भी विकल्प इसमें मौजूद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि इसी वर्ष की पहली तिमाही में यानी क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, ट्रेजरी बिल जारी करने के माध्यम से साप्ताहिक उधारी कितने 32,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है और इस तिमाही में कितना शुद्ध रुपए प्राप्त होगा, 1.42 लाख करोड़ ऋण की शुद्ध प्राप्ति होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसी तिमाही में देखिए आप बच्चों कि 2.40 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध ऋण प्राप्त हुई थी और 91 डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट बैंक के खातों में आपके डायरेक्ट सब्सिडी आती है, उसके बारे में बताया गया है। डीबीटी के तहत कितने करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए और 182 डीबीटी में के तहत 12,000 करोड़ रुपए और 364 डीबीटी के तहत 8,000 करोड़ रुपए पहली तिमाही में साप्ताहिक नीलामी के आधार के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आरबीआई ने सरकार के खातों में अस्थायी संतुलन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में पहली छमाही के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा कितनी कर दी है, 1,50,000 करोड़ रुपए यानी सब्सिडी प्रोवाइड कराने के लिए, प्रतिभूति जारी करने के लिए और ट्रेजरी बिल्स जारी करने के लिए आरबीआई ने कितना रुपए बताया है, 1,50,000 करोड़ रुपए। अगले पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल घटनाक्रम से संबंधित है, जरा देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा एक देश संवाद भागीदार के रूप में संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है? कौन सा देश सहयोग संगठन में शामिल हुआ? तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि SCO ये क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं SCO चाइना, रसिया, भारत, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, इन सारे देशों का एक संगठन है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो ये संगठन पहले बन के आया था SCO4। क्या बन के आया था? SCO4 1996 में बना था। कब बना था? 1996 में बना था। लेकिन इसका पूर्ण रूप SCO के रूप में SCO5 इसके रूप में 2001 में बन के आया था अस्तित्व में। वर्तमान अस्तित्व में कब आया? 2001 में आया था। ये क्या है? संघाई सहयोग संगठन, जिसका मेन उद्देश्य सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया आप समझ गए ना, सेंट्रल एशिया प्लस यूरोप यानी आप कह सकते हैं यूरेशियाई क्षेत्र में आर्थिक और सैन्य सहयोग में आपसी भागीदारी द्वारा मजबूत स्थिति या मजबूती देना। अब आप समझ जाएंगे कि यूरेशिया में कौन कौन से देश हैं। सबसे बड़ा आपका रसिया हो जाएगा और उसके बाद रसिया से विभाजित हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1990 में रसिया का विभाजन हो गया था। उसके विभाजन के फलस्वरूप जो बने देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। शुरू में इसमें शामिल केवल 5 देश थे, वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है। भारत भी 2016 में पूर्ण सदस्य बन गया है, भारत और पाकिस्तान। और इसके सदस्य बनने के लिए होता क्या है कि पहले डायलॉग पार्टनरशिप होती है, द्विपक्षीय वार्तालाप शुरू होती है और उसके बाद उसे पूर्ण सदस्यता दी जाती है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि हाल ही में ये आया है कि ऐसा कौन सा देश है जो सहयोग संगठन में शामिल हुआ है। तो वो कौन सा देश है बच्चों? वो है आपका सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। ठीक है, तो आप ये समझ जाएं सऊदी अरब, भारत, चीन और रूस समूह में शामिल, यानी हो गया है पाकिस्तान भी इसमें शामिल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चीन, रसिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये तो उसके सदस्य ही थे। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। कहाँ पे? चीन की राजधानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक,
और अगर हम इसके बाद देखो, जैसा कि मैंने आपने बताया, पहले क्या बनता है, डायलॉग पार्टनर बन जाता है और फिर डायलॉग पार्टनर बनने के बाद उसे क्या मिल जाती है, पूर्ण सदस्यता मिल जाती है। तो मैं समझता हूं कि एससीओ संगठन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अस्तित्व 2001 में आया और इसकी परिकल्पना जब शुरू हुई थी तब 1996 में इसके 4 सदस्य थे, तो एससीओ 4, फिर एससीओ 5 और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़ गई है और अब इसमें काफ़ी सदस्य शामिल हो गए हैं। दक्षिण एशियाई देश भी इसमें धीरे धीरे करके शामिल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कानून पारित किया है। तो इसके तहत कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती की जाएगी, जरा इसको देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई देशों की समुद्र के किनारे जो बसे हुए हैं, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण उनकी भूमि समुद्र में धंसती चली जा रही है। तो आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड ही है, ठीक है, और इस आइलैंड में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए वहाँ की सरकार ने 2030 तक प्रदूषण में कटौती करने की बात की है और वो कटौती है 43%। कितनी है, 43 यानी 43%। जरा देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने सबसे बड़े ग्रीन हाउस प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कानून पारित किया है और इस विधेयक के अनुसार सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस प्रदूषक के उत्सर्जन में कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान करना होगा। यानी कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें बताऊं कि कोई ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए का कार्बन उत्सर्जन का स्तर कम है और बी का कार्बन उत्सर्जन का स्तर ज़्यादा है। ज़्यादा और कम का मतलब ये है कि ये हर किसी का एक निश्चित कोटा होगा, आप उतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं एक साल में या एक दिन में या एक महीने में या एक हफ्ते में। अगर आप ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि कोई कंपनी या कोई देश अपनी टोटल कैपेसिटी का कम करता है तो वो किसी कंपनी या किसी देश को वो अपनी उत्सर्जन या अपनी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है कार्बन का, वो क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो इसे ही बोला जाता है कार्बन क्रेडिट सिस्टम। तो जरा देखते हैं, कार्बन क्रेडिट के लिए भुगतान करना होगा और जरा जो मैंने आपको बताया उसका समझिए। 2005 के स्तर से 2030 तक कितने प्रतिशत तक करने की बात की गई है, 43%। कितने के तक, 43% की। अगला देखो पॉइंट, और यह नया सुधार 1 जुलाई 2030 से लागू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 215 से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली सुविधाओं के उत्सर्जन पर प्रतिबंध करेगा और यह प्रदूषण हर साल अपने उत्सर्जन का 4.9% कम करने या कार्बन क्रेडिट के लक्ष्य तक पहुंचने को मजबूर करेगा। बात आई समझ में, कार्बन क्रेडिट के आधार पर प्रतिशत कितना करने की बात की गई, 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को पूर्ण छूट दे दी है। ये कब से शामिल है? अब ये आप बीमारियां समझ लीजिए, दुर्लभ बीमारियां जैसे आपका कैंसर डिसीज हो गया और कई दुर्लभ डिसीजेज हो गई, बीमारियां हो गई, तो उनकी जो दवाइयां हैं उन पर सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, ठीक है, जिससे दवाइयों की फीस कम हो जाएगी, दवाइयों का बिल कम आ जाएगा। तो ये लागू कब से है? तो बच्चों ये लागू है आपका 1 अप्रैल यानी कल से। कब से लागू है? 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। जरा इसे पढ़ लीजिए कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए निजी उपयोग, यहाँ इस पे विशेष ध्यान दें। पता चला कि अस्पताल लेके मंगाने लगे, अस्पताल अगर मंगाएंगे तो उन पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। ये नहीं है कि अस्पताल मंगा लें उनको इससे बच जाएं। हाँ, लेकिन पेशेंट अगर बाहर से दवाइयाँ मंगाता है तो उस पर किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जरा देखते हैं, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बुनियादी सरकार ने पेम्ब्रोलिजुमाब यानी कीट्रूडा को भी बुनियादी सीमा शुल्क छूट दी गई है, ठीक है। और इसका उपयोग किसकी बीमारी के लिए होता है? कैंसर की बीमारी के लिए होता है, ठीक है। 2021
किस में जो दुर्लभ बीमारियां वर्णित की गई हैं उनके उपचार के लिए उन पर आने वाली सामग्रियों पर किसी प्रकार की कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, सभी जीवन रक्षक दवाओं पर। ठीक, नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क में किडनी फेल होने के कारण कौन से चीते का मृत्यु हो गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। और आपको जानते हैं लास्ट ईयर नामीबिया से भारत में चीते लाए गए थे। उन्हीं एक चीते में एक की किडनी में संक्रमण था। जब वो लाया गया था तब भी उसमें संक्रमण था, तो उसकी कल मृत्यु हो गई है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है था सासा। क्या नाम था? सासा। जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। 22 दिसंबर को नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीता सासा की मौत हो गई है। और सासा भारत में लाए जाने से पहले ही उसकी किडनी में क्या था? संक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विकसित बार्क B1201 किसके लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM है? तो जरा इसका आंसर समझिए। तो इसका आंसर है आपका क्या? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। भाभा यानी बार्क क्या है? बार्क हमारा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी ये आपका महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर। ने नालको ने बार्क में B1201 नामक एक बॉक्साइट प्रमाणित, क्या? बॉक्साइट प्रमाणित एक संदर्भ सामग्री CRM विकसित किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया का कौन सा? 5वां सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है। क्या है? सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कितने त्वरित चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में भी रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष काम किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर विशेष काम किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग स्टेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन तेज़ी से स्थापित किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के लिए बड़ा निवेश किया है। तो ज़रा देखते हैं, बड़ा निवेश तो आपको पता चल गया कितना है, 800 करोड़ रुपए। अब इनकी संख्या पर आते हैं। तो इनकी संख्या हम देखते हैं, 5432 नहीं, 6548 नहीं, 8900 त्वरित स्टेशन नहीं, तो फिर कौन सा बचता है अकेला? 7432 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 7432। जरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी ई व्हीकल्स में 7432 त्वरित चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कितने की? 800 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, यानी जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। करनाल के प्रयासों में गाय की देसी नस्ल, कौन सी नस्ल है? देसी गिर। कौन सी नस्ल है? गिर ने देश की पहली क्लोन बछड़ी यानी बछिया को जन्म दिया है। उसका क्या नाम रखा गया है? तो क्लोन बछिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करनाल में लगातार प्रयोग होते रहते हैं। क्लोन गाय के बच्चे, भैंस के बच्चे, उन पर प्रयोग होता रहता है, बनाए जाते हैं। तो हाल ही में एक देसी नस्ल गाय गिरी का भी बछिया या बछड़ी का जन्म हुआ है और उसका नाम रखा गया है क्या बच्चों? गंगा। क्या रखा गया है? गंगा। जरा गिर के बारे में जान लें। या NDRI यानी नेशनल डेयरी अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थापित है। वहाँ पर गिर देश की पहली क्लोन बछड़ी को जन्म दिया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? गंगा रखा गया है। गिर के बारे में जानें। गिर क्या करता है? प्रत्येक दिन 15 लीटर दूध उत्पादन कर सकता है। यह जो गंगा है वो प्रतिदिन कितने? 15 लीटर। और वर्तमान में इसका वजन कितना है? 32 किलोग्राम की है गंगा। ठीक है, और इसको किस मेथड से, इस गिर का क्लोन करने के लिए अल्ट्रासाउंड निर्देशित सुइयों का प्रयोग किया गया है। जीवित जानवरों से ओसाइट्स को अलग किया जाता है और फिर नियंत्रण स्थिति में 24 घंटे के लिए परिपक्व किया जाता है। बात आई समझ में? उन्नत नस्ल की गायों में सोमेटिक कोशिकाओं
के उपयोग करके डोनर जीनोम का उपयोग किया जाता है, जो यूपीओपीयू जनित एनिकोलाइड डिम्बाणुजनक कोशिका यानी ओसाइट्स के साथ जुड़े होते हैं। रासायनिक सक्रियकरण और इन विट्रो कल्चर के बाद विकसित ब्लास्टोसिस्ट को गिर बछड़ी को जन्म दिया है और उस पर स्थानांतरित किया जाता है। बात आई समझ में? तो कौन सी बछड़ी का नाम दिया गया है? गंगा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रधानमंत्री यानी किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने मार्च महीने के आखिरी रविवार को घड़ी के एक घंटे के बढ़ाने के नियम को बदलने के लिए 20 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की गई है? जरा ये देखें तो ये प्रधानमंत्री आपके कहाँ के हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। अब जरा क्या नाम है उसका? घड़ी के 1 घंटे के बढ़ाने के लिए ये सिस्टम क्या होता है, जरा इसे समझो। ये होता है डे लाइट सेविंग टाइम। क्या होता है? डे लाइट सेविंग टाइम योजना के तहत क्या है, अपनी घड़ी की सुइयों को मार्च के रविवार में 1 घंटा आगे सेट कर दिया। होता क्या है, ये बेसिकली होता ये है कि आप दिन की यानी सनलाइट का प्रयोग अधिक से अधिक करें। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए देश से क्या कर देते हैं, इसे एक डे लाइट में बढ़ा देते हैं। ठीक है, जरा देखें और इन धार्मिक, जरा इसे पढ़ें। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिकाती ने इसे कितना 20 अप्रैल से लागू करने की बात की है। कुछ संगठनों को आरोप था कि धार्मिक वजहों से ऐसा किया है। लंबे विवाद को देखते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने फैसले को उलटते हुए डे लाइट सेविंग टाइम को 29 मार्च आधी रात से लागू करने की घोषणा की है। अब जरा डे लाइट सेविंग टाइम समझें। डे लाइट सेविंग टाइम समझिए जरा। तो डे लाइट सेविंग टाइम होता क्या है? डे लाइट गर्मी के दौरान घड़ी की सुइयों के मानक समय से 1 घंटे आगे और शरद ऋतु में वापस सेट करने की वार्षिक एक प्रणाली है। इससे होता क्या है ये समझिए। इससे प्राकृतिक दिन के उजाले का बेहतर उपयोग, मैंने आपसे बोला था ना, सनलाइट का बेहतर उपयोग किया जाता है और इससे होता है ये कई देश इसमें इसका प्रयोग करते हैं। भारत में क्या पोजीशन है? तो भारत में डे लाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं किया जाता है और इसका मेन कारण भूमध्य रेखा में मौसमों के बीच डे आवर्स में उच्च बदलाव नहीं होता है, इसलिए नहीं किया जाता है। बात आई समझ में? नेक्स्ट करते हैं कि वैसे आजकल कई तर्क देते हैं अधिकांश उपकरण दिन में सभी घंटों में ऊर्जा की खपत करते हैं। ऐसे में डे लाइट सेविंग टाइम की प्रासंगिकता को खो दिया गया है। तो ये आपका डे लाइट प्रासंगिक टाइम के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहे वित्त वर्ष से इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार कितने लाख की सालाना कोई टैक्स नहीं दिया गया लगेगा? तो इसका आंसर कितना हुआ? 3 लाख। कितना हुआ? 3 लाख। देखिए 1 अप्रैल 2023 से 3 लाख रुपए तक इसकी सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये सीमा कितनी थी? पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए थी। और जरा इसमें देखते हैं जो नए नियम है उसमें हुआ क्या है। उसमें हुआ ये है कि 7 लाख तक की वार्षिक आय में आयकर को छूट के दायरे में आएगी। अब वो कैसे आएगी ये आप समझिए जरा। पहले ये सीमा 5 लाख थी, अब इसे 7 लाख कर दिया गया है, यानी आप निवेश कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की निवेश की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये आपका करंट अफेयर आज यानी 31 मार्च का हुआ और ये आपका, आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो हमारे आरबीआई के अनुसार पहला फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन है। कल यानी 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, जो भारत सरकार का बजट में जो घोषणाएं की थी वो कल से आप लागू हो जाएंगी और आज वो सारी घोषणाएं ख़त्म हो जाएंगी। करंट अफेयर की ये नोट्स आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन का बेल दबा सकते हैं। ओके, और आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें नया सुधार करने का एक प्रेरणा मिलती है।
ठीक है बच्चों, और आप यूपी की क्लास के लिए तैयार रहिए, थोड़ी देर में यूपी की क्लास अपलोड की जाएगी। ओके, और इसके अलावा यूपी स्पेशल, यूपी पीसीएस के लिए आपसे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा पिछले आए हुए क्वेश्चनों का। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे चैनल में लगातार आपके आगामी एग्ज़ामों को देखते हुए उसमें सुधार और काम चल रहा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।